नमस्कार। सार्थक समाचार न्यूज़ के आज के हमारे कार्यक्रम रूबरू में हम जानेंगे कोविड-19 की जो आज की परिस्थितियां हो गई हैं उसमें क्या करा जाए और कैसे उससे निपटा जा सकता है। इसके लिए आज रूबरू में हम रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत से जो भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ अर्थात राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान में जो मुख्य नोडल एजेंसी है भारत सरकार की संचारी रोगों के लिए, जिसमें ये जो म्यूटेंट वेरिएंट्स हैं इसके कोविड वायरस के, उसके सब टेस्ट होते हैं, उसमें रहे और जिसका वर्तमान में नाम हो गया है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। इसकी अपनी एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर ये सब म्यूटेंट्स वगैरह चेक होते हैं और आप जो हैं 7 साल तक नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर रहे। तो ऐसी एक शख्सियत जिनका बहुत ही गहन अनुभव है इन विषयों में, डॉक्टर अक्षय चंद्र धारीवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बस बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो आज हम बात कर रहे हैं रूबरू में डॉक्टर अक्षय धारीवाल जैन साहब से। ये जो हमारा कार्यक्रम है रूबरू, इसमें हम एक ऐसी शख्सियत से आज बात कर रहे हैं जिन्होंने संचारित रोग के अंदर पूरा भारत सरकार के संस्थान में वर्षों तक अपनी सेवा दी है और देश के अंदर संचारित रोगों के ऊपर किस तरह से नियंत्रण किया जा सके उसकी जो नीति बनी है, उसकी जो कार्य पद्धति है, उसके अंदर आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसके बारे में हमने आपको अपने इनके परिचय में बताया। तो अब हम डॉक्टर अक्षय चंद्रा जी से अपने आज जो कोरोना का बीमारी फैल रही है इसके विषय में जो जानकारी है लेते हैं, क्योंकि बहुत सी जानकारियां लोग इधर या उधर से ले रहे हैं जो वो प्रमाणिक नहीं है और वो अप्रमाणिक जानकारियों के आधार पर ही अपनी धारणाएं बना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमें बताइए कि कोरोना वायरस क्या होता है। मैं पहले तो आपको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस रूबरू कार्यक्रम में जो मुझे जानकारी मिली है कि आप समाज के बीच काम कर रहे हैं और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो देने की कोशिश करते हैं, तो आपके इस प्रयास के लिए बहुत आपको साधुवाद। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन समाज में जानी चाहिए। अभी सही बात है कि क्या हो रहा है कि जो भी चीज किसी के दिमाग में आती है, अभी सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है, व्हाट्सएप इतना पॉपुलर हो गया है कि तरह की जानकारियां चल रही हैं। तो इसमें हमको जो एक ऑथेंटिक और जो एक साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो ध्यान में रख करके और हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो जो बात आपने प्रश्न रखा कि ये जो कोविड-19 एक जो है वो बीमारी चली और 2019 में इसका चाइना का जो एक शहर है वुहान, वहां से कुछ केसेस की रिपोर्टिंग हुई और वो 2020 अर्ली पार्ट में WHO के पास जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसकी जो है वो एक संस्था है, उन्होंने इसका संज्ञान लेकर के और पहले तो जनवरी में इसको कंफर्म करा कि हाँ ये एक बीमारी है और फिर मार्च में जाकर के एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का एक्ट होता है, उसमें जो बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका विश्वव्यापी प्रभाव हो सकता है, इस तरह की जो है वो बीमारियों को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC डिक्लेयर करना बोलते हैं। उसके बाद में फिर सभी सरकारों को, विश्व के सभी देशों को, जो WHO के जो UN के मेंबर हैं, उनको कुछ
प्रयास जो है वो करने होते हैं अपने लेवल पर कि वो बीमारी उनके देश में ना घुसे। तो ये जो बीमारी थी इसको क्यों, ये आपका प्रश्न है जो मैं समझ पाया कि कोविड के वो लेकर के इतना क्यों सरकार चिंतित है, क्यों समाज चिंतित है, क्यों हम आप अब जो है वो इसी विषय को लेकर के हर हमेशा बात करते हैं। अब लॉकडाउन दिल्ली की बात करें तो कल से फिर एक हफ्ते के लिए बढ़ गया। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं उसके पीछे ये कारण है कि ये जो वायरस, ये एक तरह की वायरल डिजीज है। जो डिजीजेस होती हैं, जैसे आपने कहा संचारी रोग शब्द है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये कुछ इसके नाम हैं। उसका मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे को फैलती हैं, तो उसमें वायरल होती हैं, बैक्टीरियल होती हैं, और कुछ जो है वो पैरासिटिक डिजीजेस होती हैं, कुछ फंगल डिजीजेस होती हैं। तो ये डिफरेंट इसके कारण होते हैं और इनके हर चीज के अलग अलग साइज होते हैं। कुछ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है, कुछ को माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखा जा सकता है। उसके लिए माइक्रोस्कोप से भी ऊपर की एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये जो कोविड की बीमारी है ये एक वायरल डिजीज है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। और ये बीमारी का जो कीटाणु है, जो कोरोना नाम चला, ये एक बड़ी फैमिली है। मतलब मैं इसको साधारण भाषा में ये बताना चाहूंगा कि जैसे हिंदू समाज है वो एक फैमिली है और उसमें फिर कुछ जैन हैं, कुछ वैष्णव हैं, कुछ शवाइट्स हैं, कुछ बुद्धिस्ट हैं, कोई सिख हैं। तो ये सब जो है वो, तो इसी तरह से कोरोना एक बड़ा जो है वो ग्रुप है, एक फैमिली है। उसमें ये जो सार्स का एक नाम चला, सार्स कोविड, इस बड़ी फैमिली में सार्स, MERS, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी डिजीज, ऐसा जो है वो बीमारी इसी फैमिली की जो है वो चली। और उसी के चलते हुए ये जो कोविड-19 का नाम दिया गया, वो वापस जो WHO की एजेंसी होती है उसके सब साइंटिस्ट बैठते हैं। और क्योंकि ये 2019 में पहली बार इस बीमारी का उजागर हुआ था चाइना में, तो इस बीमारी को सार्स कोविड 2 ऐसा जो है वो नाम दिया गया। ये बेसिकली जो इसका व्यवहारिक पक्ष है वो ये है कि ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। रेस्पिरेटरी डिजीज का मतलब ये होता है कि जो अपने श्वसन के तंत्र हैं, जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं, जो शरीर में देखें तो नाक से शुरू होकर के और फेफड़ों के अंत तक जाते हैं, जिसको एल्वियोलाई जो है वो कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है और बॉडी को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है वो पूरे शरीर में संचालित जो है वो होती है। तो ये जो वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये हमारे ये जो अंग हैं, नाक है, और इनके द्वारा श्वसन तंत्र में जाती है और फिर जो है वो ये यदि आगे जो है वो बढ़ी तो लंग्स में जब जो है वो जाती है तो निमोनिया जो है वो हो जाता है। और ये एक दूसरे से जो है वो फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसको संचारी रोग जो है वो कहा गया। और इसमें मुख्य बात यह है कि इस पर काफी आप लोगों ने अखबार में भी जो है वो पढ़ा होगा। अभी WHO और CDC जो वर्ल्ड की US की एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने जो है वो सारा डेटा के बेसिस पर इसको कंफर्म किया कि ये एक रेस्पिरेटरी और ड्रॉपलेट ऐसा जो है वो शब्द आता है कि जब खांसी करते हैं अपन तो उसके साथ जो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जो वातावरण में कुछ मिनटों के लिए रहते हैं, और वो यदि उस क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और वो सांस ले तो उसको वो बीमारी लग सकती है। इसलिए ये मास्क का प्रयोग होना और जो 2 गज की दूरी की बात जो है वो चल रही है और हाथों को धोना
उसके पीछे यही कारण है कि छींकते हुए हाथों में वो वायरस जो है वो आ सकता है, और जब आप हाथ दूसरे से मिलाते हैं तो ये कुछ जो है वो वैज्ञानिक जानकारी है, वो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और जो सरकार या ये सोशल मीडिया में बोला जा रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB, इसका प्रयोग होना बहुत जरूरी है। अभी हम सेकेंड वेव में हैं, फर्स्ट वेव थी 2020 में, फर्स्ट वेव रही, केसेस उसमें कम आए। आपने देखा कि जो है वो सितंबर से केसेस कम होने शुरू हुए और वो जनवरी फरवरी तक केसेस कम थे, लेकिन फिर एकदम से आप समझिए कि मार्च से केसेस का बढ़ना शुरू हो गया था। और जो हमारा विभाग है, जैसा राकेश जी ने परिचय में बताया, जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, जो दिल्ली में स्थित है, सिविल लाइंस एरिया में स्थित है, बहुत पुराना संस्थान है भारत सरकार का, अंग्रेजों के टाइम पर ये जो है वो शुरू हुआ था। वहां इस बात की लेकर के वो नोडल एजेंसी है। और ये जो वायरस का नाम होता है, वायरस की फिर डिफरेंट स्ट्रेन होती हैं। अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पहले यूके स्ट्रेन आई, फिर अफ्रीका स्ट्रेन आई, फिर ब्राजील स्ट्रेन आई, ये जो है वो स्ट्रेन रही। उसके बाद में जब अपने यहाँ भी ये सूचना आई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ये जो है वो फैलाव हो रहा है, तो इसको जांचने के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की जो नोडल एजेंसी है, उसके अंतर्गत जो देश के डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं, उसमें इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग, मतलब जीनोमिक सीक्वेंसिंग का ये मतलब होता है कि जो जीन्स होते हैं, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, वो स्टडी किया जाता है। और उसमें ये पाया गया कि एक नया स्ट्रेन जिसको B.1.657, जिसको हम जो है वो कह सकते हैं 1.617, ये जो है वो स्ट्रेन, और शुरुआत में पंजाब में इसको जो है वो ज्यादा देखा गया, महाराष्ट्र में ज्यादा देखा गया, फिर दिल्ली में जो है वो देखा गया। तो ये जो है वो एक नया स्ट्रेन आने के कारण ये हमको अप्रैल के महीने में हमने देखा कि केसेस एकदम से बढ़े, जिसको कहा जाता है एक बड़े फोर्स के साथ जो है वो आए, एक थर्ड के साथ जो है वो आए। और उसको लेकर के फिर जो है वो थोड़ा सा पैनिक जो है वो भी क्रिएट हो गया। वो पैनिक क्यों क्रिएट हुआ, क्या अब इसके पीछे जो है वो कारण रहे, लेकिन वो अपना अलग एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जो हमने देखा, और खास करके दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ये जो है वो देखा, यूपी के भी जो है वो, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है वो देखा कि एक तरह का पैनिक जो है वो हो गया। पैनिक क्यों हुआ कि कुछ तो स्वाभाविक बात थी कि लोग भागों को बीमारी हो रही थी, और अब ये पिछले वेव में घर घर में थर्मामीटर तो पहले था ही, ये पल्स ऑक्सीमीटर भी पहुंच गया। और वो अच्छी बात थी, साइंस का एक फैमिली के लेवल पर उपयोग होना शुरू हुआ, लोगों को आइडिया हुआ, तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा देख करके लोग भाग जैसे ही जो है वो, पहले कहा जा रहा था कि भाई 93 से नीचे आ जाएगी, 93 तक कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन 93 के नीचे आ जाएगी तो आपको ये जो चीजें हैं, और आपको डॉक्टर के संपर्क में रहना है, और उससे भी यदि कम आ जाती है तो हॉस्पिटल जो है वो भागना है। तो लोगों ने उस पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करके और थर्मामीटर का उपयोग करके, दो जो है वो पैरामीटर्स के बेसिस पर और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बेसिस पर हॉस्पिटल जो है वो, कि हॉस्पिटल इसके लिए जरूरी है, जबकि बहुत से केसेस घर पर ही जो है वो ठीक हो सकते थे, जो अब जो है वो देखा जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में मेरा जो है वो ये एक पहला पॉइंट होगा कि हमको इस बीमारी के लिए पहली बात तो घबराने की और पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कुछ मूलभूत चीजें हैं जो अपन कर सकते हैं।
पहली बात तो इसको सबसे आसान तरीका जो हम कहते हैं और जो मेरा स्पेशलाइजेशन है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप बीमारी को होने ही क्यों देते हैं। और उसके लिए खास करके अपने हिंदू समाज में, जैन समाज में ऐसी जो है वो पद्धतियां लागू हैं ऑलरेडी। जैसे ये मास्क है, मास्क मेरे विचार से कोई नई चीज नहीं है। जैन साधु तो आप देखिए जो है वो मोमबत्ती लगाते हैं और जब भी समाई करते हैं तो उस टाइम मोमबत्ती का उपयोग होना, तो वो एक आदत में डालने की जो है वो बात है। हाथों को धोना, ये जो है वो पार्ट एंड पार्सल जो है वो है। फिजिकल डिस्टेंस रखना, तो ये पोछा करना होता है, विधि होती हैं, उन सब में आप देखिए एक डिस्टेंस मेंटेन करके जो है वो करते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये चीजें हमने अब नए, हमारा जो ये समाज है अभी का, इस समाज में ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ जो है वो बातें ऐसी हुई पिछले कुछ वर्षों में कि हमने चैलेंज किया, और जो हमारी पारंपरिक, जो हमारी धार्मिक जो है वो गतिविधियां थी, उसको हमने साइंस का एक बहाना लेकर के और उसको चैलेंज करना शुरू किया। लेकिन अब देखिए वही चीज जो है वो हमको प्रैक्टिस में वापस लानी पड़ रही है। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात है, जिसके पैकेज में मास्क लगाना, और अभी जब जो है वो ज्यादा संक्रमण फैलता है तब डबल मास्क लगाना, एक सर्जिकल मास्क लगा लिया नीचे और उसके ऊपर ऑर्डिनरी घर का बना हुआ या जो है वो मास्क लगा लिया। तो ये डबल मास्क का उपयोग जब कभी भी बाहर जाना हो, बहुत बार ये प्रश्न उठता है कि भाई अभी जो है वो बहुत हो रहे हैं तो घर पर ही रहें। तो बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि इसेंशियल जहाँ जो है वो आपको कुछ चीज जरूरत है कि आप वो घर पर नहीं आ सकती है, आपको बाहर निकलना है, तो ये ध्यान में रख करके आप घर से बाहर निकलिए। लेकिन ये डबल मास्क का उपयोग जो है वो जरूर करना है। फिजिकल डिस्टेंस, भीड़ भाड़ में ना जाइए, और अपने साथ जो है वो कोई भी सैनिटाइजर, कोई भी जो है वो, या कोई भी चीज को छूना नहीं जो है वो, ये ध्यान में जो है वो रखें। जो बताते भी हैं कि भाई जो है वो जैसे जैन धर्म में जो जैन साधु होते हैं उनको आपने देखा होगा, जब वो जो है वो विहार करते हैं तो उनकी जो है वो एक रास्ते पर कि उनके आसपास में खुद महाराज साहब बोलते हैं कि आप थोड़ा दूर रहिए हमसे। तो वो क्या है, वो फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो है, जो अब हम इस कोरोना के नाम से, कोविड की बीमारी में हम ये चीजें सीख रहे हैं और प्रैक्टिस में ला रहे हैं। तो समरी में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये जो है वो कहना चाहूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप यदि उपयोग करते हैं तो आप बचे रहते हैं। और यदि किन्हीं कारण से घर में, और खास करके ये जो सेकेंड वेव आई है, इसका जो वायरस है B.1617 वाला, उसमें ये देखा गया है कि जिस घर में ये वायरस घुस गया वहां लगभग सभी लोगों को इसने संक्रमित किया। तो ये जो है वो ध्यान रखिए कि घर में जरा सी भी जो है वो ऐसा अंदेशा है तो तुरंत उस व्यक्ति को आइसोलेट कर दीजिए। एक शब्द होता है आइसोलेशन, एक शब्द होता है क्वारंटाइन। तो आइसोलेशन शब्द यूज करते हैं हम जब जो है वो कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो बीमारी के लक्षण शुरू में आते ही उसको आइसोलेट कर देना। और दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो संपर्क में आए हैं, उनको बीमारी हो सकती है, जिसके लिए कहा जाता है कि इंक्यूबेशन पीरियड हर बीमारी का निश्चित होता है। इस बीमारी में मैक्सिमम 14 दिन का जो है वो माना गया है इंक्यूबेशन पीरियड। तो 14 दिन का क्वारंटाइन जो है वो कहा जाता है कि जो संपर्क में आए हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको बीमारी यदि हो जाती है तो वो अलग जो है वो रहें, और उनका अलग जो है वो, जिससे कि वो दूसरे लोगों को ना फैला पाए। तो ये जो चेन होती है ऑफ इन्फेक्शन, उसको तोड़ना, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, मीडिया में भी जो है वो बहुत बार आता है। और चाहे वो अपने भारत के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट हों, सबने इस बात की अपील करी थी
कि ये हमको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है, और उसके लिए एक तरीका ये लॉकडाउन का, जो कम से कम मेरी इतने साल की एक्सपीरियंस हो गया पब्लिक हेल्थ में काम करते हुए, ये इंटरवेंशन कभी नहीं देखा था हमने। आइसोलेशन का जरूर होता था कि जो है वो कहीं पर कोई डेंगू की बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो वो केस को आइसोलेट कर लेना। डेंगू के बारे में जैसे बात कर रहा हूँ, उस केस को फिर जो है वो मच्छरदानी के नीचे जो है वो सोने के लिए बोलना, जिससे कि मच्छर उसको ना काट पाए और वो जो वायरस है डेंगू का वो पिकअप ना कर। ये चीजें जो है वो कर लेने से हमारा बचाव हो जाता है। और उसके बाद में यदि किन्हीं कारणों से बीमारी हो जाती है तो बुखार की सबसे जो आसान, सबसे जो कहा जाए साइड इफेक्ट फ्री मेडिसिन है हमारी मॉडर्न मेडिसिन में, वो पैरासीटामोल है। और पैरासीटामोल की जो एडल्ट डोज है वो 500 मिलीग्राम है। ये जो है वो आप लोग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास बात ध्यान में रखने की ये है, ये भूखे पेट नहीं लेनी है। और किसी को यदि किडनी की कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ध्यान में रख करके जो डॉक्टर हैं उनसे बात करके फिर ही लेनी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो ये जो विटामिन सी और जिंक का ये जो है वो देखा गया है कि वो फायदा करता है। वो दवाई भी सेफ है, मतलब मैं ऐसी दवाइयों की नाम ले रहा हूँ जो घर पर ले सकते हैं डॉक्टर को बता करके, और फिर जो है वो शुरू करना बेहतर रहता है। और फिर कुछ स्पेसिफिक दवाइयां हैं वो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। और ये देखा गया है कि 90% से ज्यादा जो घर में जो लोग हैं उनका घर में ही इलाज संभव है। मुश्किल से 5 से 10% लोगों को जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, टेम्परेचर जिनका कंटिन्यू करता है, हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, या जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब होता है ये जो छाती का जो मूवमेंट होता है वो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो वो लगभग 1 मिनट में 15 बार छाती ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो ऊपर नीचे जाने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको 1 को मानते हैं, तो ये काउंट करेंगे तो वो लगभग 15 होती है। 15 से ज्यादा हो गई तो ये समझा जाता है कि कुछ दिक्कत आ रही है, व्यक्ति को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। और यदि ये 30 के ऊपर जो है वो चली जाए तो वो एक खतरे की घंटी होती है, उसमें फिर हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि भाई पहले से तैयारी करके, अब जो है वो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में यही इसी कारण से जो है वो किया कि आप अपनी एक लिस्ट बना के रखिए, ध्यान रखिए डॉक्टर्स आपके संपर्क में, कौन सा डॉक्टर आपका है। फैमिली जैसे डॉक्टर का कंसेप्ट था पहले, बहुत अच्छा था घर घर में। और पुरानी दिल्ली का जो है वो, या पुराने शहर जितने हैं सब घरों में वो अपना जो है वो फैमिली डॉक्टर होते थे, उनसे टेलीफोन पर उनसे जो है वो पर्सनली बात, तो वाली जो है वो परंपरा बिल्कुल सही थी। वही परंपरा को चालू रखना जरूरी है। लिस्ट आपकी रहे, हॉस्पिटल कौन सा आपका पास है वहाँ का नंबर रहे, एम्बुलेंस वालों का नंबर रहे, जब जरूरत हो तब जो है वो बुला लें और उस जगह जो है वो पहुंच जाएं। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा ये वैक्सीनेशन के ऊपर, कि इस बीमारी का वैक्सीनेशन एक तो ये बात कि आपने बहुत क्लियरली सबसे बढ़िया जो बात बताई कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, कि जो हमें अपना बचाव कर लेना है तो जिससे बीमारी होए नहीं, और होए जिस व्यक्ति को भी परिवार में हो जाए तो वो एकांतवासी हो जाए, आइसोलेट कर दिया जाए, तो जिससे ये फैल ना पाए। तो मैं मगर जो आगे बात जो है हमारी कि टीकाकरण पे, तो अब जो कि हमारे देश में 3 टीके आ गए हैं, और दूसरी बात जो टीकों के बीच की अवधि जो पुराने टीके थे वो बढ़ा दी गई है। तो मैं चाहूंगा संक्षेप में आप इस 2 विषयों पे भी थोड़ा सा हमें जानकारी दे दें। इसमें देखिए जो टीकाकरण होता है, जो वायरल डिजीज हैं उनकी वैक्सीन बनाना आसान होता है इन कंपैरिजन टू अदर डिजीजेज। जो जैसे नाम लिया मैंने, बैक्टीरियल डिजीज है या प्रोटोजुअल डिजीज है, पैरासिटिक डिजीज है जिसका आकार बड़ा होता है, उसमें उसके एंटीजन्स, एक शब्द होता है कि जो बीमारी करती है वो एंटीजन जो है वो करता है।
तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो, ऐसा जो है वो ये एक वैक्सीनेशन का टीकाकरण का तरीका होता है। अब जो कोविड को लेकर के जो हमारे पास अपने देश में शुरुआत में 2 वैक्सीन जो है वो थी। एक तो अपनी भारत की जो अपना ICMR है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिसर्च विंग है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पास में है। वहां के साइंटिस्ट जो NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना में स्थित हैं, उन्होंने इस वायरस को, इस बीमारी के वायरस को आइसोलेट करके और भारत बायोटेक नाम की कंपनी को दिया जो हैदराबाद में स्थित है, और उन्होंने इससे टीका जो है वो बनाया जिसको कोवैक्सीन का नाम दिया गया। तो कोवैक्सीन एक जो है वो वैक्सीन है। दूसरी जो यूके के साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और एस्ट्राजेनिका नाम की जो कंपनी थी, उन्होंने अपने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना वालों को वो जो है वो टेक्नोलॉजी दी और उन्होंने इस बात को स्वीकार करके और अपने यहाँ बनाने का काम किया और उस टीके का नाम रहा कोविशील्ड। तो ये 2 नाम जो है वो आप लोग सुनते होंगे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तीसरी वैक्सीन जो अब आई है, जिसकी परमिशन दी गई है भारत सरकार के द्वारा, वो रशिया की वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक है, जो आ गई है, लेकिन उस पर अभी ट्रायल हो रहे हैं और उसके बाद इसका मार्केट में उपयोग होगा। तो अभी हम संक्षेप में ये 2 वैक्सीन की ही जो है वो बात करते हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसमें दोनों के 2 टीके लगते हैं। उन टीकों के अंतराल को लेकर के कोवैक्सीन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। कोवैक्सीन का 4 से 6 हफ्ते का होता है, 2 डोज का। और कोविशील्ड में क्योंकि डेटा कई देशों में जनरेट होता है और इसकी जो पेपर पब्लिश हुए, जो लैंसेट नाम की एक हमारी हेल्थ साइंस में बड़ी रेप्यूटेड जर्नल जो है वो माना जाता है कि उसमें जो छप जाता है उसको हम पीयर रिव्यूड जर्नल बोलते हैं। तो उन्होंने जो है वो ये पाया कि 12 हफ्ते का भी इंटरवल तो उसमें एंटीबॉडी बनती है, वो पर्याप्त मात्रा में बनती हैं। तो पहले इसका 4 से 6 हफ्ते का था कोविशील्ड में, फिर 6 से 8 हफ्ते का हुआ। अब जो है वो पिछले हफ्ते ही सरकार ने, और जो इसकी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी बॉडी है, सभी साइंटिस्ट बैठते हैं, उन्होंने इसको 12 से 16 हफ्ते जो है वो कर दिया है। तो ये कोविशील्ड के बारे में कंफ्यूजन रखा होगा, जरूर आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अब जो है वो कोविशील्ड 12 से 16 हफ्ते का जो है वो इंटरवल रखना है, लेकिन कोवैक्सीन में वही पुराना 4 से 6 हफ्ते का इंटरवल रखना है। और इसमें दोनों बराबर की हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई जो है वो आपको जो मिल रही हो वो आपको लगवानी चाहिए, ऐसा मेरा जो है वो कहना है। लेकिन इसमें हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो आपके माध्यम से मैं एज ए साइंटिस्ट को ये सब लोगों को, समाज के सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जो अभी तक के एविडेंसेस आए हैं इसमें ये देखा गया है कि कोवैक्सीन में साइड इफेक्ट कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं और कोविशील्ड में बहुत मिनिस्क्यूल में 0.6% लोगों में ऐसा जो है वो देखा गया है, उनमें कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं और थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना जो है वो उसको बोलते हैं। तो उसमें भी कोई ऐसी घबराने वाली बात जो है वो नहीं है और उसको भी अटेंड किया जाता है। और अभी तक के एविडेंसेस हैं कि दोनों वैक्सीन सेफ हैं, लेकिन ध्यान में रखने की बात ये है। और इसमें एक पीछे प्रश्न आता है कि भाई बहुत से लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या ये वैक्सीन, तो उस पर भी जो पेपर ने भी काफी जो है वो मीडिया ने भी इस बात को कहा जाए बहुत ज्यादा किया कि कोवैक्सीन वाला नहीं जा सकती, कोविशील्ड वाले जा सकते हैं। तो उसमें मैं क्लियर कर दूं कि ये ऑलरेडी डोजियर जो होता है वो WHO के पास जाता है, वो कोवैक्सीन का भी चला गया है एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी जून के महीने तक इसका अप्रूवल आ जाएगा। तो वो जो समस्या है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो वो भी खत्म हो जाएगी। ये कुछ बातें जो है वो बोल करके बात, राकेश जी कुछ और प्रश्न रखना चाहते तो रख सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब,
ये बहुत अच्छा आपने वैक्सीन के ऊपर भी जो एक कंफ्यूजन है उसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से और तथ्यों के साथ क्लियर कर दिया। अब जो एक नई बात पैदा हो गई है ये कोविड-19 के संग कि अचानक से सेकेंड वेव में जो मैक्रोमाइकोसिस है जिसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है या काली फफूंद हम हिंदी में कह सकते हैं, उसके केसेस बहुत बढ़ गए और एक ये लोगों में धारणा बन गई है कि भाई ये कोई एक नई बीमारी आ गई है, जैसे कोविड आई थी उसी तरह से कोई चीज है और ये ब्लैक फंगस का एक बहुत भय व्याप्त हो रहा है। थोड़ा सा मैं अपना कहना चाहूंगा, जब मैंने भी थोड़ा जब साइंस पढ़ी थी तो उस हिसाब से फंगस जो है मेरे ख्याल से ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ना कि कोई वायरस या वो होते शायद। मगर अगर ये जो चीज और ये एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं इसके जो तत्व है और जब इनको वो एटमॉस्फेयर मिल जाता है कि ये बढ़ सके वहां पे ये बढ़ जाते हैं। तो ये जो मैक्रोमाइसिस का मामला आ रहा है इसके विषय में भी आप सबको एक सही से जानकारी दे दीजिए और इससे कैसे बचाव रख सकते हैं। मतलब देखिए ये शब्द है म्यूकोरमाइकोसिस, ये एक फंगल डिजीज है और जो फंगस होता है वो ये मानिए कि मैं एक थोड़ा सा एज ए लेमैन जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सबके घरों में अचार होता है। अचार के ऊपर आप देखते होंगे उसको घरों में बोलते भी हैं कि जो है वो फफूंद लग गई था, ये फफूंदी लग गई था। और रोटी जो है वो कई बार खुली रह जाती है, ब्रेड लाते हैं, ब्रेड में जो है वो फंगस लग जाता है। तो ये फंगस जो होता है ये स्पोर्स के रूप में इसकी शुरुआत जो है वो होती है और फिर ये जब उसको ह्यूमिडिटी मिलती है, ऐसा जो है वो वातावरण इसको जो है वो मिल जाता है, तब ये ग्रो कर जाता है। और अभी जो कोविड की समस्या हुई, कोविड में जैसा जो है वो देखा गया, अभी ये भी एक रिसर्च का विषय है कि क्या कारण जो है वो रहे कि म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस बढ़ा हुआ देखा गया। तो उसमें खास बात जो है वो अभी तक के तथ्यों के हिसाब से ये आ रही है कि क्योंकि दवाइयाँ चली और बहुत सी ऐसी चीजें हुई ट्रीटमेंट के दौरान, उसमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स रहे जिस पर अभी कंक्लूजन नहीं है, अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसलिए मैं कुछ उस बात को नहीं बोल रहा हूँ। और मैं केवल संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि ये एक तरह का मामला ऐसा है जिसमें बीमारी हो रही है और उस बीमारी को पकड़ने के लिए उसको हमारे पास पहली तो ये ध्यान रखना कि किसी भी तरह का कोई खून का किसी तरह की ब्लीडिंग हो जाना, किसी तरह की जो है वो मुंह में छाला हो जाना, जैसा जो है वो टेलीविजन पर भी जो है वो दिखाया जा रहा है। और ब्लैक का मतलब होता है वो नेक्रोज हो जाता है, मतलब वहाँ की जो खून की प्रवाह होता है वो रुक जाता है, इस कारण से वो जगह काली पड़ जाती है, इसलिए नाम इसका जो है वो पड़ गया ब्लैक फंगस। फंगस ब्लैक नहीं होता, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो ब्लैक होता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस की बीमारी जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस। धन्यवाद डॉक्टर अक्षय धारीवाल जैन जी। आज आपने बहुत ही संक्षेप में और इस सारे गहन विषय को कोविड के यहाँ पे कवर कर दिया है, जो एक पूरी गाइडलाइन या मैं कहूँ एक किस्म की बाइबल इसे कह दें अगर, पूरी तरह से एक बुक हो गई कोविड से बचाव के लिए, उस पर घर से कैसे इलाज करें और कब उसकी ज़रूरत है कि हमें डॉक्टर से मिलकर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, और कोविड को हम आइए मिलके जीतें। इस डॉक्टर अक्षय धारीवाल जैन जी के बताए इस रास्ते के द्वारा ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए, खुद भी अपने पास सेव रखिए, ये आपको कोविड से लड़ने में हमेशा सहायक होगा। धन्यवाद। आगे फिर और मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में और विषयों की जानकारी के साथ। धन्यवाद।